हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल KBS कोचिंग सेंटर में। अगर आप हमारे साथ लाइव क्लास जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए। डेली लाइव क्लास में आपको स्वागत है। आज पढ़ने वाले क्लास 12th हिंदी चैप्टर नंबर 4 अर्धनारीश्वर। क्या पढ़ने वाले? अर्धनारीश्वर मतलब आधा नारी और आधा पुरुष पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यह लेखक परिचय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से कमेंट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर 1908 1974 पढ़ेंगे। अब देखिए डिटेल से इधर नीचे। जीवन परिचय। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी के दिन बिहार राज्य के बेगूसराय जिले के सिमरिया नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी के दिन 23 सितंबर 1908 ईस्वी के दिन बिहार राज्य के बेगूसराय जिले के सिमरिया नामक स्थान पर हुआ। इनकी माता का नाम मनरूप देवी, और पिता का नाम रवि सिंह था। इनकी पत्नी श्यामावती देवी थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास के इलाके में हुई, मतलब उनके इलाके में हुई। इन्होंने सन 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल में मैट्रिक पास किया। सन 1932 में पटना कॉलेज के इतिहास विषय में BA ऑनर्स किया। सन 1925 में इनकी पहली किताब कविता छात्र सहोदय में प्रकाशित हुई। पहली कविता। इसके अतिरिक्त भी इनकी कई रचनाएं छात्र जीवन के दौरान ही प्रकाशित हो गई। 21 वर्ष की अवस्था में इनकी पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित हुई। 21 वर्ष की अवस्था में अध्ययन प्राप्त करने के बाद इन्होंने HI हाई स्कूल बरगीघा में प्रधानाध्यापक का पद ग्रहण किया। इसके बाद वे सब रजिस्ट्रार नियुक्त किए गए और फिर जनसंपर्क विभाग और बिहार विद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर बन गए। बाद में वे भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति के रूप में प्रतिष्ठित हुए। वहीं इन्होंने हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। वे राज्यसभा में सांसद भी रहे। इन्हें संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी एवं उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब समझे, यहाँ संस्कृत के 4 अध्याय के लिए भी दिया गया साहित्य अकादमी, और उर्वशी के लिए दिया गया भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं इन्हें पद्म विभूषण एवं अन्य कई अलंकारों से भी सम्मानित किया गया। इनकी श्रेष्ठ रचनाओं के कारण इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा आपको, राष्ट्र कवि किसे कहते हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी को। ठीक है, साहित्य के इस पुरोध का निधन 24 अप्रैल 1974 के दिन हुआ, जो साहित्य तथा देश के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। मुझे मत इतने महान हिंदी के यशस्वी राइटर कहो, कवि कहो, ठीक है, तो इसे कहा जाता है राष्ट्र कवि कहा जाता है। चलिए इसके बारे में पढ़ेंगे। रचनाएं, इनकी रचनाएं कौन कौन है, कब कब लिखी गई। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य कीर्तियाँ प्राणभंग 1929 में, जब वो 21 वर्ष की अवस्था था। रेणुका 1935 में, हुंकार 1938 में, रसवंती 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946 में, रसमर्थी 1952 में, नील कुसुम 1954 में, उर्वशी 1961 में, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में, कोमलता और कवित्व 1964 में, हरे की हर रचना 1970 में। ठीक है, ये सब डेट और डेट याद रखेंगे और आपको यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। गद्य कीर्तियाँ मिट्टी की ओर 1946, अर्धनारीश्वर 1952। ये पूछे अर्धनारीश्वर पर 1952 में लिखा गया है, राइट। संस्कृत के 4 अध्याय 1956 में लिखे। काव्य की भूमि 1958, व्हाट पीपल 1961, युद्ध कविता की खोज 1966, दिनकर की डायरी 1973 आदि में लिखे। साहित्यिक विशेषताएं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जितने बड़े कवि थे उतने ही श्रेष्ठ गद्यकार भी थे। उनके गद्य में भी काव्य के अनुरूप ही ओज परोस उत्साह दिखाई देता। ये छायावोत्तर युग के प्रमुख कवि थे।
इन्होंने प्रबंध, मुक्त, गीत, प्रगीत, काव्य, नाटक लिखे आदि अनेक काव्य शैलियों में उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की। रंगदय के क्षेत्र में दिनकर जी ने कई उल्लेखनीय कृतियां दी हैं जो उनके युग की उपलब्धि मानी जा सकती है। उनके गद्य में विषय, वस्तु और शैली की दृष्टि से पर्याप्त वैदिक और साथ ही उनके व्यक्तित्व का प्रभाव भी प्रलक्षित होता है। अर्धनारीश्वर पाठ के सारांश। राष्ट्रकवि दिनकर अर्धनारीश्वर निबंध के माध्यम से यह बताते हैं कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है। नर और नारी पूर्ण रूप से समान हैं एवं उनमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकता, अर्थात नरों में नारियों की गुण आए तो इसे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती बल्कि उसकी पूर्णता में वृद्धि होती है। इसलिए उनका मानना है कि संसार में सर्वत्र पुरुष और स्त्री है। वे कहते हैं कि नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उनके नारीत्व में बट्टा लगेगा, मतलब खराबी होगा, लेकिन इसी प्रकार पुरुष समझता है कि स्त्री की उचित गुण अपनाकर वह श्रौण हो जाएगा, मतलब हीन हो जाएगा। इस विभाजन से दिनकर जी दुखी है। यही नहीं, भारतीय समाज को जानने वाले 3 बड़े चिंतकों रविंद्रनाथ, प्रेमचंद और प्रसाद के चिंतन से भी दुखी है। दिनकर मानते हैं कि यदि ईश्वर ने आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा नहीं किया तो हम कौन होते हैं आपसी गुणों को बांटने वाले। मतलब दिनकर जी कहते हैं अगर बांटते ही तो लड़की के लिए कुछ और, लड़का के लिए कुछ और, पुरुष के लिए कुछ और मिलता और नारी के लिए कुछ और मिलता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। नारी की पराधीनता का संक्षिप्त इतिहास बताते हैं के संदर्भ में कहते हैं कि पुरुष वर्चस्ववादी तरीके अपनाकर नारी को गुलाम बनाना चाहते हैं। जब कृषि व्यवस्था का आविष्कार किया गया जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा, यहाँ से जिंदगी 2 टुकड़ों में बट गई। नारी पराधीन होकर अपने समूल्य भूल गई, अपने अस्तित्व की अर्धांगिनी भी नहीं रही। उसे यह लगने लगा कि मेरा अस्तित्व पुरुष होने से समाज ने भी नारी को समाप्त कर दिया। भोग्य समझकर उसका उपभोग खूब किया, मतलब नारी को उपभोग समझकर खूब उपभोग किया। वसुंधरा भोगी ने नारी को आनंद की खान मानकर उसकी जी भर उपभोग किया, मतलब यूज किया। दिनकर मानते हैं कि नर और नारी एक ही दर्भ की दली 2 प्रतिमाएँ हैं। जिसे भी पुरुष अपना कर्मक्षेत्र मानता है और वह नारी का भी कर्मक्षेत्र है। अतः अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग है तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात का भी है कि जिस पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे, बल्कि यह कि प्रत्येक नारी में भी पौरुष का स्पष्ट आभास होता है। कहते हैं स्पष्ट आभास होता है। इस सारांश से हमको एक ही समझ में आ रही है बातें कि इस धरती पर नारी और पुरुष कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही दर्भ के 2 पतली हैं, सिक्के के 2 पहलू हैं। चलिए पढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आपको एक ही वीडियो में सारा डेटा देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको एक न्यू डेटा समझते रहे, ठीक है। और कमेंट के बताना कि आपको कौन सी क्लास कब लेवल कराबो। इस चैनल के माध्यम से 2 फैकल्टीज़ की क्लास हमेशा चलती है, साइंस और आर्ट्स। मेरे ऑफलाइन संस्थान पे क्लास 6 से लेकर 12 तक ऑल सब्जेक्ट की सुयोग्य टीचर के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़ना, ठीक है। क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के बहुविकल्पित उत्तरों में से सही उत्तर बताएं। दिनकर की कुरुक्षेत्र की रचना क्या है? काव्य। कुरुक्षेत्र की रचना काव्य है। दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय किस विधा में है? गद्य विधा में। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है अर्धनारीश्वर, आधा नारी आधा पुरुष। दिनकर जी किस सभा के सदस्य थे? राज्यसभा के सदस्य थे। दिनकर को कौन राष्ट्रीय सम्मान दिया मिला? पद्म विभूषण। दिनकर कवि के साथ और क्या थे? गद्यकार, एकांकीकार।
रिक्त स्थानों की पूर्ति करी भी आपको MCQ में ही मिलेगा और आप इसका आंसर देंगे। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर का उपनाम था दिनकर। रामधारी सिंह का उपनाम क्या था? दिनकर। दिनकर का जन्म कहाँ गांव में हुआ था? सिमरिया गांव में हुआ था। ठीक है। दिनकर के पिता का नाम था रवि सिंह। दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? गांव में ही हुई। पढ़ेंगे, प्रेमचंद ने कहा कि पुरुष जब नारी के गुण ले लेता है तो वह क्या कहलाता है? देवता कहलाता है, देवता। उर्वशी काव्य कृति पर निबंध को पुरस्कृत किसको मिला? भारतीय ज्ञानपीठ। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। दिनकर किस युग के कवि है? छाया व तत्पर युग के। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर में किसके गुण का समन्वय है? पुरुष और नारी का। पुरुष और नारी का गुण को क्या समन्वय किया गया है? प्रश्न संख्या पढ़ेंगे 4। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में निबंधकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस दिन हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न एवं उनके उत्तर। यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधार के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न बचता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? अपना साक्ष्य रखें। रामधारी सिंह दिनकर लेखक नारी के गुण की चर्चा करते हुए कहते हैं कि यदि दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता नहीं नारी के गुण हैं। इस गुण के कारण नारी विनम्र और दयावान होती है। इस गुण का अच्छा पक्ष यह है कि यदि पुरुष इन गुणों को अंगीकार कर ले तो अनावश्यक विनाश से बच सकता है। पुरुष सदियों से अपने आप को शक्तिशाली मानता आया है और उसने नारियों को घर की 4 दीवारियों में सीमित किया। घर का जीवन सीमित और बाहर की जीवनी असीमित कर दी गई। निराशी होते गया पुरुष इतना करवकश और कठोर हो उठा कि अपना रक्त बहाते समय कुछ नहीं सोचता क्या होने वाला है। स्त्रियों के गुण दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता के कारण कि गुण पौरुष इत्यादि इनके विपरीत है। अतः लेखक कहता है कि यह वार्ता यदि कुंती और गांधार के बीच हुई होती तो यह महाभारत न होता। पुरुष में क्रोधित गुण होते हैं जिसमें समर्पण के बदले अहम का भाव अधिक होता है। दुर्योधन के अहम के कारण यह महाभारत हुआ था। किसी कारण अहम मतलब क्रोधित, अपने कारण क्या होता है? महाभारत हुआ था। बताओ कमेंट में बताओ कि महाभारत कितने दिनों तक हुई थी। कमेंट करना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होती? अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती के कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर के द्वारा स्त्री और पुरुष के गुणों को एक एक कर यह बताया गया है कि नर वरी पूर्ण रूप से समान है। नर और नारी पूर्ण रूप से क्या समान है एवं उनमें एक के एक दूसरे के गुण नहीं हो सकते। अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो इसके उनकी मर्यादा हीन नहीं बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती है। आज इस जरूरत इसलिए है क्योंकि पुरुष समाज वर्चस्ववादी है और उसने वह समझ रखा है कि पुरुष में स्त्रियोचित गुण आ जाने पर स्त्रौन हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। उसी प्रकार स्त्री समझती है कि पुरुष के गुण ले लेने से सीखने से उसके नृत्य में बट्टा लग जाता है, कमी आ जाती है। इसी प्रकार पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है तथा विभाजन रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को भय लगता है। इसी अर्धनारीश्वर की जरूरत है
कि संसार में पुरुषों के समान ही स्त्री है। जितने पुरुष के अधिकार है इस समाज में, उतना ही स्त्री का भी अधिकार है। लेकिन समाज में ये रणनीति हमें देखने को नहीं मिलती। जिस प्रकार पुरुषों को सूर्य की धूप पर बराबर के अधिकार है, उसी तरह नारियों का भी यह अधिकार बराबर है। पुरुष ने नारी को षड्यंत्रों के जरिए उसे अपने अधीन कर रखा है। षड्यंत्रों के जरिए क्या रखा है, उसको अधीन कर रखा है कि नारी घर में रहेगी और पुरुष घर से बाहर रहेंगे। दिनकर पुरुषों वर्ग एवं स्त्री वर्ग के समझाना चाहते हैं कि नारी नर पूर्ण रूप से एक समान है। पुरुष यदि नारियों के कुछ गुण अपना ले तो अनावश्यक विनाश से बच सकता है, और नारी पुरुषों के गुण अपना ले तो भय से मुक्त हो सकती है। इसीलिए अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई। अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई। इसे यह मुख्य बातें समझ निकल के आ रही है कि अगर आप गुण ले लेते हो तो आप क्या करते हैं, अगर नारी पुरुष का गुण ले ले तो भयभीत है, तो भयभीत से मुक्त हो सकते हैं और इसको विनाश से बच सकते हैं। रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट है? रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर असंतुष्ट इसलिए है कि वे अर्धनारीश्वर रूप उनके चिंतन में कहीं प्रकट नहीं हुआ, बल्कि नारी को नीचा दिखाने और उसे अधीन करने की बात की गई है, इसलिए वो असंतुष्ट है। ही बात कही गई। दिनकर मानते हैं कि अर्धनारीश्वर की कल्पना से इस बात से के संकेत है कि नारी नर पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें से एक गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकती। दिनकर पाते हैं कि यह दृष्टि रविंद्रनाथ के पास नहीं है। वे नारी के गुण यदि पुरुष में आ जाए तो उसको दोष मानते हैं। क्या मानते हैं? दोष मानते हैं। नारियों को कोमलता ही शोभा देती है। वे कहते हैं कि नारी हृदय की होड़ व कर्म करे, कीर्ति वीर्यपल शिक्षा दीक्षा तार, अर्थात नरों की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है। केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनाने में है। कर्म कीर्ति वीर्यपल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी? प्रेमचंद ने कहा कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तो वह राक्षसी हो जाती है। किसने कहा था? प्रेमचंद जी ने बताए थे। क्या बताए थे? कि जब पुरुष लेते हैं तो गुणवान हो जाते हैं, लेकिन नारी लेती है तो क्या होती है? उसका राक्षसी बन जाती है। प्रसाद जी इरक के विषय में यदि कहा जाए कि इरक वह नारी है जिसने पुरुषों के गुण सीखे हैं, तो निष्कर्ष निकलेगा कि प्रसाद जी भी भरी के पुरुषों के क्षेत्र में अलग रखना चाहते हैं। नारियों के प्रति इस तरह के भाव तीन बड़े चिंतकों को शोभा नहीं देता, इसलिए दिनकर इनके चिंतन से दुखी है। और नारी संसार में सर्वत्र नारी है और पुरुष पुरुष है। प्रश्न का 4, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? प्रतिवृत्ति मार्ग को गृहस्थ जीवन की स्वीकृति का मार्ग है। दिनकर जी के अनुसार गृहस्थ जीवन में नारियों की मर्यादा बढ़ती है। जो पुरुष गृहस्थ जीवन को अच्छा मानते हैं उन्हें प्रवृत्ति मार्ग माना जाता है। जो प्रवृत्ति मार्ग हुए उन्हें नारियों को गले से लगाया, नारियों का सम्मान दिया। प्रवृत्ति मार्ग जीवन में आनंद चाहते थे और नारी आनंद की खान है। वह ममता की प्रतिभूमि है। वह दया माया सहिष्णुता की भंडार है। निवृत्ति मार्ग गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करने वाला मार्ग है। गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करना नारी को अस्वीकार करना है। निवृत्ति मार्ग से नारी की मान मर्यादा गिरती है। जो निवृत्ति मार्ग बने उन्हें जीवन के साथ नारी को भी अलग ढकेल दिया, क्योंकि वह उनके किसी काम की चीज़ नहीं थी। उनका विचार था कि नारी मोक्ष प्राप्ति में बाधक है। यही कारण था कि प्राचीन विश्व में जब व्यक्तित्व मुक्ति की खोज मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साधना मानी जाने लगी, तब झुंड के झुंड विवाहित लोग संन्यास लेने लगे और उनकी
अभागिन पत्नियां के सिर पर जीवित वैधवा का पहाड़ टूटने लगा। बुद्ध, महावीर, कबीर आदि संत महात्मा निवृत्ति मार्ग के समर्थक थे। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। ठीक है। उसमें 6 है, स्त्री को अढ़ेरी, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है? क्या ऐसा कहना उचित है? स्त्री को अढ़ेरी, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे पुरुष की मंशा खुद को श्रेष्ठ साबित करने की है। ऐसा करके पुरुष अपनी दुर्बलता को भी छिपाता है, साथ ही वह नारी को दबाकर रखने के लिए भी ऐसा करता है। ऐसा कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि इससे नारी के हृदय को ठोस पहुंचती है, मतलब ठेस मतलब दुख पहुंचती है। वैसे भी नारी उदारनीय तथा श्रद्धा के योग्य है, समाज में उसका भी बराबर का स्थान है, इसलिए ऐसा कहना पूर्णतः गलत है। नारी की प्रधानता कब से आरंभ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? तो नारी की पराधीनता तब आरंभ हो गई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष घर के बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी 2 टुकड़ों में बट गई। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन विस्तृत हो गया। जिसे छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिकारी अधीन हो गई। नारी का पराधीनता का यह संक्षिप्त इतिहास है। प्रसंग वे स्पष्ट करें। प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। जिस पुरुष में नरत्व नहीं वह अपूर्ण है। ये दोनों का व्याख्या करनी है और आंसर देखना। पहला का है, प्रस्तुत व्याख्यान पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर रचित निबंध अर्धनारीश्वर से ली गई है। प्रविष्टि पंक्तियों में कवि यह कहना चाहता है कि जिस तरह वृक्ष के अधीन उसकी लताएं फलती फूलती हैं, उसी तरह पत्नी भी पुरुषों के अधीन है, वह पुरुष के पराधीन है। इस कारण नारी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया। उसके सुख दुख, प्रतिष्ठा और अति परिस्थिति, यहाँ तक कि जीवन और मरण भी पुरुष की मर्जी पर हो गए। उसका सारा मूल्य इस बात पर जरा ठहरा है कि पुरुषों की इच्छा पर वह वृक्ष की लताएं वृक्ष के चाहने पर ही अपना पर लगती है। उसी प्रकार स्त्री ने भी अपने को आर्थिक पंगु मानकर पुरुष को अधीन स्वीकार कर ली है और यह कहने को भी विवश हो गई कि पुरुष के अस्तित्व के कारण ही मेरा अस्तित्व है। इसी परवास्ता के कारण उसकी सहज दृष्टि भी छिन गई, जिससे यह समझ जाती है कि वह नारी है, उसका अस्तित्व है। ऐसा सोची समझी साजिश के तहत पुरुषों द्वारा वह पंगु बना दी गई। इसलिए वह सोचती है कि मेरा पति में कर्मधार है और मेरी नैया वही पार करा सकता है। मेरा अस्तित्व उसके होने के कारण हो लेकर वृक्ष लता को अपनी जड़ों से सींचकर उसे सहारा देकर बढ़ाने का मौका देता है और कभी दमन भी करता है। इसी तरह एक पत्नी भी इसी दृष्टि से अपने पति को देखती है जिस तरह लता अपने वृक्ष को देखती है। आइए आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाहते हैं। प्रस्तुत व्याख्यान पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर के निबंध अर्धनारीश्वर से ली गई है। निबंधकार दिनकर कहते हैं कि नारी में दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता जैसे स्त्रीयोचित गुण होते हैं। इन गुणों के कारण नारी विनाश से बची रहती है। यदि इन गुणों को पुरुष अंगीकार कर ले तो पुरुष के पौरुष में कोई दोष नहीं आता, वह पुरुष नारीत्व से पूर्ण हो जाता है। इसलिए निबंधकार अर्धनारीश्वर की कल्पना करता है जिससे पुरुष स्त्री का गुण और स्त्री पुरुष का गुण लेकर महान बन सके। प्रकृति ने नर नारी को समान बनाया है पर गुणों में अंतर है। अतः निबंधकार
नारीत्व के लिए एक महान पुरुष गांधी जी का हवाला देता है कि गांधी जी ने अंतिम दिनों में नारीत्व की ही साधना की थी। कुछ नंबर 9 पढ़ेंगे। आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे? राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपने निबंध अर्धनारीश्वर में नर नारी के समान महत्व पर प्रकाश डाला है। उनके अनुसार नर नारी एक दूसरे के पूरक है। नर में नारित्व का गुण एवं नारी में पुरुष का गुण सहज ही दृष्टिगोचर होता है। इस संसार में नर और नारी दोनों का जीवनोद्देश्य एक ही है, परंतु पुरुषों ने अन्य से अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनमाने विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर लिया है। जीवन के प्रत्येक बड़ी घटना आज केवल पुरुष प्रवृत्ति से संचालित होती है, दिखाई देती है, इसलिए उसमें कर्षकता के अधिक और कोमलता का कम दिखाई देती है। यदि इस नियंत्रण और संचालन में नारियों का हाथ हो तो मानवीय संबंधों में कोमलता की वृद्धि अवश्य होगी। जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है और वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं, बाहर भी है। आज नारियों को हर क्षेत्र में कार्य मिल रहा है और उसे वे बड़ी समझदारी से उतनी ही मजबूती के साथ करती है जितने कि पुरुष। यदि पुरुष अपना सर्वस्ववादी रवैया कमर कर दे तो वह संभव है कि इस प्रवृत्ति के द्वारा इनमें कोई विभेद नहीं किया गया, तो हम कौन होते हैं उनके विभेद करने वाले। अतः पुरुष जिसे अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारियों का भी कर्म क्षेत्र है। अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के व्यक्तित्व विचारों का सार प्रस्तुत करें। अर्धनारीश्वर निबंध के द्वारा दिनकर यह विभेद मिटाना चाहते हैं कि नारी नर दोनों अलग अलग है। नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें एक के गुण दूसरे के दो गुण नहीं हो सकते, दोष है। तो दिनकर पुरुषों के वर्चस्ववादी रवैये से बाहर आकर उनकी नारी को समाज में प्रतिष्ठित दिलाना चाहते हैं जिसे पुरुषों से हीन समझा जाता है। दिनकर यह दिखलाना चाहते हैं कि नारी पुरुष से तनिक भी कमतर नहीं है। पुरुषों को भोगवादी दृष्टि छोड़नी चाहिए जो स्त्री को भोग्य मात्र समझता है। क्या समझता है? भोग मात्र, केवल उसको यूज करना चाहता है, ऐसा से दूर रहना चाहिए होगा। वे नारियों को भी कहते हैं कि उन्हें पुरुष के कुछ गुण अंगीकार करने में हिचकाना नहीं चाहिए और नहीं वह समझना चाहिए कि उनके नारित्व को जैसे बट्टा लगेगा या कमी आएगी। पुरुषों को भी स्त्री को उचित गुण का अपनाकर समाज में श्रवण कहलाने से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि स्त्री के कुछ गुण भी शीलता, सहिष्णुता, भीरुता पुरुषों द्वारा अंगीकार कर लेने पर वह महान बन जाता है। दिनकर 3 भारतीय चिंतकों का हवाला देते हुए उनकी चिंतन की दृष्टि से दुखी होते हैं। दिनकर मानते हैं कि स्त्री भी पुरुष की तरह प्रकृति की बेमिसाल करती है कि इसमें विभेद अच्छी बात नहीं। साथ ही नर नारी दोनों का जीवनोदय से एक है। जिसे पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना पुरुष प्रवृत्ति द्वारा संचालित होने से पुरुष में कर्कशता, अधिक कोमलता कम दिखाई देती है। यदि इस नियंत्रण में नारियों का हाथ हो तो मानवीय संबंधों में कोमलता की वृद्धि अवश्य होगी। यही नहीं, प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनाना आवश्यक है। दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता ये स्त्री के उचित गुण कहे जाते हैं। इसका अच्छा पक्ष है कि पुरुष इसे अंगीकार कर ले तो अनावश्यक विनाश से बच सकता है। उसी प्रकार अध्यावसाय, साहस और शूरता का वर्णन करने से भी नारित्व की मर्यादाहीन घटती। दिनकर अर्धनारीश्वर के बारे में कहते हैं कि अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक है कि नारी
और नर जब तक अलग हैं तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात से भी पुरुष में नारित्व की ज्योति जगह है। प्रत्येक नारी में भी पौरुष का स्पष्ट आभास देखने को मिलती है। भाषा की बात करें, निम्नलिखित संज्ञा को वर्ड बताए कि कौन सा होगा। कल्पित शीतल, कल्पित कल्पना, आकर्षक आकर्षण, शीतल शीत, प्रकृत व्यक्ति, अलंबित आलंबन, विधवा वैधव, मोहक मोह, साहसी साहस। वाक प्रयुक्त निर्णय करे सन्यासी। पुरुष है रमन ने चौथेपन में संन्यास धारण कर लिया था। आयुष्मान पुरुष, तुम आयुष्मान रहो। अंतर मन, अपने अंतर्मन से पूछो। महौषधि स्त्री, लक्ष्मण को संजीवनी जैसा महौषधि की जरूरत पड़ी। यथेष्ट पुरुष, उसने आपका यथेष्ट कार्य किया। मनोविनोद स्त्री, मनोविनोद अच्छा लगता है। बस अर्थ की दृष्टि से नीचे दिए गए वाक्यों की प्रवृत्ति बताएं। संसार में सर्वत्र पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री है, किंतु पुरुष पुरुष स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आज भी कहीं देखने को आता नहीं। कामिनी तो अपने साथ ही हमसे रहते क्वेश्चन, फिर भी इतना क्वेश्चन आपको पूरा विधेयवाचक, निषेधवाचक, संकेतवाचक, विविधवाचक। आप यहाँ तो बट्टा लगना का अर्थ क्या होता है, घाटा देना। तो थैंक यू बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय टाटा। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आपको डेली लाइव क्लास में स्वागत करते हैं। थैंक यू बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय टाटा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप जुड़ सकते हैं। आपको 7370074648 ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू, बाय टाटा।